अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास में नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है प्लानिंग का सोल्यूशन। इससे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। जब हमारी प्रॉब्लम हमें समझ में आती है तो फिर उसको एनालाइज किया, उसकी जाँच पड़ताल की। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करते हुए हमें कुछ हिकमत अमली का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हमें अच्छी और ठीक हिकमत अमली मिल जाती है, ठीक स्ट्रैटेजी मिल जाती है, तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन और एनालाइज करने के बाद प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को प्लान करेंगे, और वो प्लान हमें क्या करेगा, सॉल्यूशन की तरफ हमारे लीड करेगा। ठीक है, अब प्लानिंग सॉल्यूशन में स्ट्रैटेजीज को फाइंड करना होता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक काम करती है। इसमें 4 स्ट्रैटेजी हैं, जिसमें डिवाइड एंड कन्क्वर है, इसके बाद एक्ट आउट है, इसके बाद गेस चेक एंड इम्प्रूव, और लास्ट वन इज प्रोटोटाइप। इनको बारी बारी फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर स्टार्ट करेंगे, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम we formulate a plan that may lead us towards the solution of a problem। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई। इसके बाद इन दिस वी फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी। राइट की जगह हम बेस्ट भी लिख सकते हैं, राइट स्ट्रैटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर, वो स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे है वो है डिवाइड एंड कन्क्वर। सेकंड नंबर पे गेस, फिर चेक एंड इम्प्रूव। द लास्ट थर्ड वन इज एक्ट इट आउट। और लास्ट जो स्ट्रैटेजी हमारे पास बनती है वो है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी चीज़ को ड्रॉ वगैरह करना। ठीक है, अब फर्दर हम इन चारों की चारों स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है डिवाइड एंड कन्क्वर। डिवाइड एंड कन्क्वर को हम डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइड एंड कन्क्वर, अब देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम को डिवाइड करना होगा, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले अपनाया था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों का काम क्या होता था, वो किसी भी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हो तो उसको डिवाइड करो, फिर कन्क्वर, फिर फतह हासिल कर लो। डिवाइड करने का मतलब उनका ये था कि वो जब किसी भी मुल्क पे हमला करते थे तो वहाँ पे जाके देखते थे वो इकट्ठे लोग होते थे, मुत्तहिद होते थे। वो कहते थे इनको बिखेरें, इनके दरमियान आपस में लड़ाई डलवाएं, इनको डिवाइड करें। जैसे ये लड़ेंगे, इख्तलाफात होंगे, वहाँ पे जाके हम अपना कब्ज़ा जमा लेंगे। जिस तरह की सिचुएशन आजकल पाकिस्तान की है, सेम एज इट इज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, इन दिस वी डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम into smaller one। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। फर्ज करो कि आपको होमवर्क दिया हुआ है, गर्मियों की छुट्टियों का एक बड़ा सा होमवर्क है, और आपके पास 3 मंथ का टाइम है। इस 3 मंथ्स के अंदर
आपने इस होमवर्क को कंप्लीट करना है, बट यू वांट टू स्पेंड एंड एंजॉय 1 मंथ ओनली। तो आप क्या करते, आप सोचते हो कि भाई मेरे पास तो ये 3 महीने हैं, ये वाले जो 2 महीने हैं ना, इन 2 महीनों के अंदर मुझे अपना होमवर्क जो है ना वो कंप्लीट करना है, ये वाला मैं एंजॉय करूँगा। लेकिन इसके दौरान भी आप ऐसे नहीं करते कि एक बार बैठे हो सारे का सारा होमवर्क एक दफ़ा लिख के छोड़ दिया, नहीं होता। आप दिन में अपने सिलेबस को डिवाइड करते हो और एक दिन के अंदर फिर घंटों में डिवाइड करते हो। तो आप जब ये डिवाइड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप बेसिकली डिवाइड एंड कन्क्वर को ही इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना। तो डिवाइड एंड कन्क्वर स्ट्रैटेजी आप हमेशा अप्लाई करते हो, बट आपको पता नहीं होता। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उनको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। बस इसके लिए इतना ही था। इसके बाद है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस, चेक एंड इम्प्रूव। अब यहाँ पे देखो तो अच्छा, एक और बात, बुक में एक वर्ड यूज हुआ है डिजाइनर, इन दिस स्ट्रेटेजी डिजाइनर वांट टू समथिंग एटसेट्रा, ठीक है। देखो जब भी कोई बंदा प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना चाह रहा होता है वो डिजाइनर ही होता है। प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड करने के लिए डिजाइनर ही होता है। आप जब सलूशन फाइंड करते हो देन यू आर अ डिजाइनर, ठीक है। तो मैं डिजाइनर वर्ड कम इस्तेमाल करूंगा। देन देखो ये स्ट्रेटेजी क्या है, इस स्ट्रेटेजी में हम एक प्रॉब्लम के सलूशन को गैस करेंगे, दिमाग में सिर्फ सोचेंगे, कोई प्लानिंग नहीं होगी। फिर उसको चेक करेंगे, देखेंगे कि वो कितना ठीक है, करेक्ट है या नहीं है। अगर वो करेक्ट हुआ देन ओके, सॉल्यूशन मिल गया। अगर वो करेक्ट नहीं होता फिर हम उसको करते हैं इम्प्रूव, दोबारा से ठीक करते हैं, दोबारा से उसको मजीद अच्छा करते हैं। अच्छा करने के बाद फिर चेक करते हैं, फिर गलत हुआ फिर इम्प्रूव, फिर चेक करेंगे, फिर गलत फिर इम्प्रूव फिर चेक। इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक लूप बनता रहेगा जब तक हमें डिज़ायर सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो जो भी काम एक लूप की शक्ल इख्तियार करता है उसको हम बोलते हैं आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो है गेस, चेक एंड इम्प्रूव वाला जो प्रोसेस है ये आइटरेटिव भी है। तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास बनता है वी गेस, वी ऐसे कर सकते हैं, वी डिजाइन अ सॉल्यूशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। फिर हम क्या करेंगे, देन वी चेक द करेक्टनेस ऑफ इट, ठीक है। इफ सॉल्यूशन is not according to the expectation, यानी कि अगर हमारा सॉल्यूशन हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता देन वी रिफाइन इट, हम इसको दोबारा से ठीक करते हैं, रिफाइन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और ये जो रिफाइनमेंट है ना, रिफाइनमेंट इज आइटरेटिव प्रोसेस, ये बार बार चलने वाला प्रोसेस है, अभी हमने डिस्कस किया। रिफाइनमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्स्ट करो कि आपने अपने पेरेंट्स से या अपने फादर से या अपनी मामा से कुछ 10 या 15,000 रुपये डिमांड करने हैं, आपने लेने हैं। तो आप दिमाग में गैस लगाओगे, सोचोगे कि किस तरीके से मुझे चाहिए। अक्सर लोगों को नहीं ना मिलते, ये उनके लिए एग्जांपल है, जिन लोगों को मिलते हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अक्सर लोग कहते हैं कि चलो मैं ऐसी ये कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को कि मैंने ना बुक्स लेनी है, रजिस्टर वगैरह लेने हैं, तो मुझे उसके लिए ना 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है। अब ये गैस लगा लिया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, जाएंगे पेरेंट्स से बात करेंगे, मुझे 10,000 चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे बुक्स खरीदनी है, रजिस्टर खरीदने हैं, ठीक है। अब वो क्या रिप्लाई देंगे, वहाँ पे चेक होगा, वहाँ पे पता चलेगा ठीक है या गलत है। अगर वो कहते हैं नहीं ठीक है, मैं खुद बुक लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें इतनी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वो जो हमने गैस किया हुआ था सोल्यूशन वो इनकरेक्ट हो गया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर आप इधर आते हो, आप फिर सोचते हो ये तो बात गलत होगी, अब ये बात बनेगी नहीं, कुछ और बहाना लगाते हैं। बेसिकली ये बहाने ही होते हैं, गैस करना, किसी चीज़ को बहाना लगाना, ठीक है। फिर आप जाके चेक करते हो वो गलत हुआ, फिर चेक करें, फिर जो है ना आप गैस लगाएंगे, फिर ऐसे लगाते जाएंगे, बार बार रिफाइनमेंट हो, जब तक आपका
एग्जैक्ट आंसर या एग्जैक्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तब तक आप क्या करते हो, वो गेस लगाते रहते हो, आइटरेटिव प्रोसेस चलाते रहते हो। ठीक है, ये थी इसकी छोटी सी एग्जांपल। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एक्ट इट आउट की तरफ। एक्ट इट आउट। अच्छा, एक्ट इट आउट का मतलब क्या है? इस स्ट्रेटेजी में हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स ऑब्वियसली हम अप्लाई करते हैं, कुछ स्टेप बनाते हैं, और इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, उन स्टेप को रिटन में लिख लेते हैं। जैसे मुझे ये वाला काम करना है, ये भी लिख लिया, ये स्टेप भी लिख लिया, ये काम करना है, ये स्टेप भी लिख लिया, ये काम करना है, ये स्टेप भी लिख लिया, ये काम करना है, ये स्टेप भी लिख लिया। कर क्या रहे हूँ, बेसिकली हम एक लिस्ट बना रहे हैं उन स्टेप्स की जो कि मैंने परफॉर्म करने हैं। तो इस लिस्ट को वैसे हम बोलते हैं टू डू लिस्ट, यानी कि काम करने वाली लिस्ट। तो वो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद फिर हम काम परफॉर्म करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में यही होता है कि हम एक टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं, फिर फर्दर उसके बाद उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस वी मेक a to-do list. Afterward, we perform the task. इसके बाद हम उस टास्क को, उस काम को परफॉर्म कर देते हैं, बस। देन इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, जिसका नाम है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी चीज़ की ड्राइंग बनाना, कोई शक्ल बनाना, कोई तस्वीरें बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो एक्ट इट आउट में हमने क्या किया था, हमने अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के पॉइंट जो है ना नोट कर लिए थे, लिख लिए थे, फिर हम वो आगे परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, वो सॉल्यूशंस हम तस्वीरी शक्ल में लेकर आ जाते हैं। फर्ज करो कि पहले स्टेप में हमने कुछ ना कुछ नंबर लिए, लेट्स सपोज इनपुट एक नंबर हमें चाहिए, इस नंबर का मुझे क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं यहाँ पे डॉट इस्तेमाल करता हूँ। फिर नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, अब ये जो काम कर रहा हूँ मैं, बेसिकली इस सॉल्यूशन को तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तस्वीरी शक्ल में दिखा रहा हूँ ड्राइंग बना के। तो ये ड्राइंग बनाने वाला काम जो है ना, ये प्रोटोटाइप का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन दिस वी डिजाइन the solution of a problem। अच्छा, ये सोल्यूशन फाइनल नहीं होता, लेकिन जो हमारा डिज़ाइनर होता है उसकी ये मदद करता है, काफ़ी हद तक मदद कर देता है, ताकि वो अच्छे तरीके से सोल्यूशन फाइंड कर देते। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ फाइनल सोल्यूशन। यहाँ पे बट की जगह डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, दिस इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन बट हेल्प अस इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। बस यहाँ तक ये स्ट्रैटेजी होगी। अब ये 4 स्ट्रैटेजीज हमारी बनती हैं। पहली स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड कंकर, दूसरी गेस सेकंड इंप्रूव, तीसरी एक्ट इट आउट, और फोर्थ वन इज प्रोटोटाइप। जब भी हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करना होता है या डिज़ाइन करना होता है, तो इन चारों में से कोई से 2 स्ट्रैटेजीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी स्ट्रैटेजी एक ही वक्त में अप्लाई हो। ठीक है, अब कौन सी स्ट्रैटेजी कब अप्लाई होनी है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, पेचीदा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम डिवाइड एंड कॉन्कर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि छोटे हिस्सों में डिवाइड हो सके और मजीद सॉल्व हो सके। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है छोटी सी, तो क्या करेंगे, दिमाग में गैस लगा के उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मॉडरेट प्रॉब्लम है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, देन हम क्या करते हैं, उसके टू डू लिस्ट बनाते हैं, फिर आहिस्ता से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ मॉडरेट प्रॉब्लम के लिए हम कुछ ना कुछ ड्राइंग भी साथ साथ बनाते रहते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि ये वर्किंग ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी लिखने के बाद एक एंड पे हम लाइन लिखेंगे। ये लाइन लाजमी आपने कोड करनी है, तभी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट होगा। ठीक है, वो लाइन क्या है, मैं नीचे आप लिख लेता हूँ, दी सिलेक्शन
ऑफ स्ट्रेटेजी डिपेंड अपॉन the nature of a problem। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी उसकी नेचर की बेस पे ही हम स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करेंगे, बिला वजह स्ट्रेटजी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आगे किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप मुझसे जो है ना वो पूछ सकते हैं।